अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमार अकेडमी फ्रॉम ऑनलाइन बायोलॉजी लर्निंग। फर्स्ट ईयर की बायो के साथ बच्चों मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और कल का जो हमारा लेसन था उसमें हमने हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक की डिटेल के बारे में हमने स्टडी किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिजीज़ कंट्रोल। अगर आपकी टेक्स्ट बुक को देखा जाए तो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 11 पे लिखा हुआ है डिजीज़ कंट्रोल, और वहाँ से हमने स्टार्ट करना है। इसके आगे मज़ीद 3 पॉइंट हैं, उन तीनों पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिजीज़ कंट्रोल की। देयर हैज़ बीन फंटेस्टिक प्रोग्रेस इन द एरिया ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ कंट्रोल। साइंस ने या बायो में बहुत ज़्यादा तरक्की की है इस फील्ड में, डिजीज़ कंट्रोल में। और इसके 3 स्टेप हैं, जिसमें पहला स्टेप है प्रिवेंटिव मेजर यानी कि हिफाजती तदाबीर, दूसरा स्टेप है वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन, और तीसरा स्टेप है ड्रग ट्रीटमेंट और जीन थेरेपी। हम इन तीनों को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्रिवेंटिव मेजर, हिफाजती तदाबीर। बच्चों, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि अगर वो हो जाएं तो वो लाइलाज होती हैं, उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। तो उन बीमारियों से बचने के लिए सबसे बेहतरीन तरीकाकार जो होता है वो यही होता है प्रिवेंटिव मेजर, यानी कि हिफाजती तदाबीर आप करें। तो उन बीमारियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कह रहा है कि द एडवांस इन बायोलॉजी साइंस है प्रोवाइडेड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉजिटिव एजेंट्स, यानी कि जो एडवांस बायोलॉजी है वो हमें ये बताती है कि ऐसी इंफॉर्मेशन देती है जो कि बीमारी पैदा करने की जो वजह होती है वो हमें भी बता देती है कि वो क्या वजह है। देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि वो ट्रांसमिशन कैसे होती है, कैसे फैलती है, उसको कंट्रोल कैसे किस तरह किया जाए, ये सारी चीज़ें बताती है। फॉर इंस्टेंस यानी कि फॉर एग्जांपल, इसकी हम एग्जांपल पढ़ेंगे। 2 बीमारियां ऐसी हैं जिसको हम हिफाजती तदबीर के थ्रू जो ना वो बचा सकते हैं। एक हमारे पास है एड्स, AIDS। एड्स का मतलब क्या है? अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, अक्वायर्ड हासिल होना, इम्यूनो मुदाफ़ती निज़ाम डेफिशिएंसी कमी सिंड्रोम बीमारी, यानी कि ऐसी बीमारी है जिस पे इंसान का इम्यून सिस्टम जो होता है या मुदाफ़ती निज़ाम जो होता है वो वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। डेफिशिएंसी यानी कि उसकी कमी हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं एड्स। तो एड्स की बीमारी हो जाती है। और ये एक होती है वायरस की वजह से जिसका नाम है HIV। HIV क्या होता है? इसका मतलब है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी कि इंसान में इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करने वाला वायरस, ये HIV, ये इस बीमारी का बायस बनता है। एंड इट्स स्प्रेड थ्रू, और ये फैलता कैसे है? नंबर 1 सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट किया जाए तब ये फैलता है। नंबर 2 थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड अगर किसी को दिया जाए या किसी से लिया जाए तब भी ये बीमारी फैल सकती है। बाय यूजिंग कंटेमिनेटेड सिरिंजेस, आलूदा सिरिंजेस इस्तेमाल करने से, यानी कि एक इंजेक्शन लगाया किसी सिरिंज से और वही दोबारा किसी और के ऊपर इस्तेमाल कर ली तो तब भी ये बीमारी हो सकती है। या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, किसी एक पेशेंट के इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करके दोबारा किसी और पेशेंट को अगर इस्तेमाल किया जाए तब भी ये बीमारी जो है वो फैल सकती है। Therefore, इसलिए डॉक्टर एडवाइज अस टू टेक द प्रिकॉशन ऑन दीज फ्रंट्स, इसलिए जो डॉक्टर हैं वो हमें नसीहत करते हैं इन हालात के बारे में कि वी डोंट कॉन्टेक्ट द डिजीज़, कि हमें इन चीज़ों से बचें ताकि हमें ये बीमारी जो ना वो ना हो सके। विच इज़ द प्रेजेंट इनक्यूरेबल, और अभी तक ये जो है इनक्यूरेबल है, यानी कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये लाइलाज है। ठीक है। दूसरी बीमारी जो हमें मतलब यहाँ पे बताई गई वो है हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस जो ना ये बीमारी फैलती है एक वायरस के ज़रिए, और उस वायरस का नाम है H वायरस, विच इज़ स्प्रेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो कि ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने से फैलती है, वही इसकी सिम्टम्स है। या कंटेमिनेटेड आलूदा सिरिंजेस इस्तेमाल करने से, या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करने से। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से बीमारी जो ना वो एक शख्स से दूसरे शख्स में फैल जाती है। In this case also doctor advise us to be careful at the point of contact। इन हालात में भी डॉक्टर हमें यही एडवाइस करते हैं कि आप जो ना इन पॉइंट से बचें ताकि आपको ये बीमारी ना हो सके। तो बच्चों, ये 2 बीमारी आपको यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, यही है प्रिवेंटिव मेजर जो कि यहाँ पे दी गई थी आपके पेज नंबर 11 पे। अब अगर पेज नंबर 12 की बात करें तो वहाँ पे लिखा हुआ है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। हम उसकी बात करते हैं कि वो क्या होता है। सबसे पहले वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन एक ही बात होती है। वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन, इसकी हम डिटेल अभी पढ़ेंगे फिर आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, तो वो कहना है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वैक्सीन फॉर द पर्पज ऑफ इंड्यूसिंग एक्टिव इम्यूनिटी। वैक्सीन को लिया जाता है
और या बॉडी में दाखिल किया जाता है इस मकसद के लिए कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। इस कॉल वैक्सीनेशन, इसी चीज़ को हम वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन कहते हैं। अब ये तो वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन की डेफिनेशन हो गई। अब वैक्सीन क्या होती है जो हमें दी जाती हैं वैक्सीन्स, वो क्या होती है उसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे दी गई है। एन इंजेक्शन ऑफ डेड और वीक वायरस ऑफ बैक्टीरिया या मॉडिफाइड टॉक्सिन। कहते हैं कि ये इंजेक्शन यानी कि दाखिल करना, इसमें दाखिल किया जाता है, क्या किया जाता है दाखिल, मरे हुए कमज़ोर वायरस या बैक्टीरिया या फिर मॉडिफाइड टॉक्सिन जहर जिसको मॉडिफाइड किया जाता है, ठीक है। डेट प्रोड्यूस एन एक्टिव इम्यूनिटी, जो हमारी बॉडी के अंदर एक्टिव इम्यूनिटी पैदा करती है उसको हम कहते हैं वैक्सीन। इसकी जब एग्जांपल पढ़ेंगे फिर आपको समझ आ जाएगी। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसके खिलाफ जो ना वैक्सीन अवेलेबल हैं, जैसे कि मैनी डिजीज सच एज पोलियो है, होपिंग कफ काली खांसी है, मीजल्स, मम्स खसरा है, और ये सारी बीमारियां जो है ना ये इनके खिलाफ हमारे पास वैक्सीन मौजूद है और इनका ट्रीटमेंट हम इनके ज़रिए इजीली कर सकते हैं। कैन इजीली कंट्रोल बाय वैक्सीनेशन, इनको वैक्सीनेशन या शॉट्स या वैक्सीनेशन एक ही चीज़ है, इनके ज़रिए हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एडवर्ड जेनर की बात करते हैं, इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। कहते हैं फर्स्ट डेवलप द टेक्निक ऑफ वैक्सीनेशन इन 1795। इसने सबसे पहले जो था ये वैक्सीनेशन की टेक्निक जो थी वो दरियाफ्त की 1795 में। कैसे दरियाफ्त की? काउपॉक्स पस इज नोन एज वैका फ्रॉम द लैटिन वर्ड वैका मतलब काउ, ठीक है। अभी मैं आपको समझाता हूँ, ज़रा इसका प्रोसीजर सुन लें कि इसका प्रोसीजर क्या है, फिर आपको खुद ही जरा डिटेल में समझ आ जाएगी कि ये किस तरह फैलती है। तो ये मेरे पास एक तरीकाकार, मैं आपको एडवर्ड जेनर का जो काम है वो बता देता हूँ कि एडवर्ड जेनर ने क्या काम किया था। वैक्सीनेशन दरियाफ्त की थी एडवर्ड जेनर ने 1795 में। ये देखें, ये एक ह्यूमन बॉडी है और इस ह्यूमन बॉडी को बीमारी है कॉपॉक्स की। तो अब होता कुछ इस तरह से है कि जब कॉपॉक्स का वायरस जो है ना वो एंटर होता है ह्यूमन बॉडी में, ये एंटर हो गया, ये वायरस है कॉपॉक्स का। अब ये होता है कि इंसान का जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं या इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है, और उसमें जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, आपको पता है कि वाइट ब्लड सेल्स ही ये इम्यूनिटी का या एंटीबॉडीज़ का काम करते हैं। ये वाइट ब्लड सेल्स एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। ये एंटीबॉडीज़ जो जाके हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं या वायरस होते हैं कॉपॉक्स के, तो उनको किल कर देते हैं, यानी कि उनको मार देते हैं, ये काम करते हैं। तो ये सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने ये काम किया था। जेम्स फिप्स एक बच्चा था 8 साल का, उसको मतलब ये बीमारी थी, उसके अंदर उसने कॉपॉक्स का ये एंटर किया। जब उसने एंटर किया तो उसने देखा कि कुछ दिनों बाद जो जेम्स फिप्स है वो सेहतयाब हो गया, उसको कॉपॉक्स की बीमारी नहीं है। फिर इसने क्या किया कि स्मॉल पॉक्स, जिसको हम चेचक कहते हैं, स्मॉल पॉक्स की जो बीमारी है जो ह्यूमन में होती है, उसके बारे में इसने डिटेल में जो ना वो स्टडी किया और उसकी जो वैक्सीनेशन दरियाफ्त की, और इस तरह जो ना स्मॉल पॉक्स को इस दुनिया से ख़त्म कर दिया, ठीक है। अभी फ़िलहाल काफ़ी सारी कंट्री से वो ख़त्म हो चुकी है। तो उसका काम करने का तरीकाकार यही होता है, अगर स्मॉल पॉक्स है वो भी एंटर हो तो उसके वाइट ब्लड सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, और फिर क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं, वो एंटीबॉडीज़ जाके उसी वायरस को किल कर देती हैं। ये इसका काम करने का तरीकाकार था जो कि एडवर्ड जेनर ने किया था। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये सबसे पहले ये काम किया था एडवर्ड जेनर ने, जो कि वैक्सीनेशन डिस्कवर की, और इस डिस्कवरी की वजह से ये देखें 1975 में इसने ये काम किया था, जो मैंने अभी आपको डिटेल में समझा दिया। अच्छा, अब इसमें इसी को हम वैक्सीन कहते हैं। तो इसने क्या किया था, कॉपॉक्स पस इज़ नोन एज वैका, जिसको हम वैका के नाम से, ये लैटिनी ज़ुबान का वर्ड है वैका, जिसका मतलब काऊ, क्योंकि सबसे पहले ये काऊ से लिया गया था, तो इसलिए इसको हम वैक्सीनेशन यानी कि हम कहते हैं वैका के नाम से। फिर हमारे पास जो टर्म पहुंची है वो वैक्सीनेशन या वैक्सीन है। इन दोनों की डेफिनेशन मैं बता चुका हूँ। अब इसका यहाँ पे काम करने का तरीकाकार बताया गया है, वो मैंने अभी आपको मेंशन कर दिया है। तो क्या है, इंक्यूलेशन यानी कि एंटर करना। वैक्सीनेशन इज़ कैरिड आउट टू मेक पीपल इम्यून, ताकि लोगों को इम्यून सिस्टम प्रोवाइड किया जाए। व्हेन एक्सपोज द वायरल बैक्टीरियल एपिडेमिक, जब इनकी बॉडी के अंदर कोई वायरस या बैक्टीरिया जो बीमारी पैदा करता है तो उसके खिलाफ ये इम्यून सिस्टम को हेल्थ करते हैं।
सम डिजीजेज इंडिविजुअल एंड वैक्सीनेटेड इन देयर अर्ली लाइफ टू मेक, और कुछ तो छोटे बच्चों को भी दी जाती हैं, जैसे कि पोलियो के कतरे जो होते हैं वो भी वैक्सीन होती हैं और वो बच्चों को दी जाती हैं ताकि उनके खिलाफ पोलियो की बीमारी कभी भी उन बच्चों को ना हो। इट इज़ क्लेम दैट ये कहा जाता है कि स्मॉल पॉक्स हैज़ बिन टोटली एलिमिनेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, कि स्मॉल पॉक्स को पूरी दुनिया से ख़त्म कर दिया गया है इस तरीक़ेकार को अपना के, यानी कि वैक्सीनेशन को अपना के। साइंटिस्ट आर मेकिंग कंटिन्यू एफर्ट्स टू डेवलप अ वैक्सीन अगेंस्ट अदर डिजीज, और साइंसदान मुसलसल कोशिश करते रहते हैं कि जो दूसरी बीमारियां उनके खिलाफ भी इसी तरह वैक्सीन जो है वो डिस्कवर की जाएँ और इस तरह दूसरी बीमारियों के खिलाफ मुजामत की जाए और उन बीमारियों से इंसान को बचाया जाए। इवन द वैक्सीन अगेंस्ट एड्स, यहाँ तक कि एड्स जो है उसकी बीमारी की जो है वैक्सीन उसकी वो भी बनाई गई हैं। इज़ बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड इन ह्यूमन, इंसानों में ऐड तो की गई हैं, यानी कि दाखिल तो की गई हैं और एक्सपेरिमेंटल बेस, लेकिन ये अभी जस्ट एक्सपेरिमेंटल बेस पे, यानी कि अभी इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है, इसलिए अभी तक जो एड्स है वो इनक्यूरेबल है। तो बच्चों ये था हमारा वैक्सीन का टॉपिक, पेज नंबर 12। आपका पेज नंबर 11 और 12 ये दोनों जो टॉपिक है मैंने आपको बता दिए, जिसमें फर्स्ट वाला था वो प्रिवेंटिव मेजर है, जिसमें हिफाजती तदबीर मौजूद है, वैक्सीनेशन है, उसकी डेफिनेशन, वैक्सीन की डेफिनेशन है और वैक्सीन किस तरह काम करती है, किसने इंट्रोड्यूस करवाई है, एडवर्ड जेनर ने करवाई है 1795 में, और किस तरह करवाई वो भी है मैंने आपको बता दिया। तो स्मॉल पॉक्स की बीमारी को इस तरह इस तरीके से ख़त्म किया गया। कल जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरापी। हम ड्रग ट्रीटमेंट और जीन थेरापी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होती है और इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेसन के लिए इतना ही काफ़ी है। और वो बच्चे जो मेरा लेसन आज फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अगर वो पुराना लेसन सुनना चाहते हैं तो बच्चों मेरे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे दूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले जो लेसन है वो प्रॉपर तरीके से आपको टाइम पे मिल सकें और आप उससे फ़ायदा ले सकें। तो अगले लेसन के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।